गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश की और वहाँ से हमने मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझा। तो मैं मीन प्रोपोर्शन से आज की क्लास को कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे आपके पास मीन प्रोपोर्शन का हमने लॉजिक देखा था। तो मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको ये समझाया था कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से बनाया जाता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हमने क्या पढ़ा था, जहां पे मिडल टर्म्स आपके पास एक जैसी होगी। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि ये इस तरह से बनेगा यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था कि a इंटू सी एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट मिडल टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहीं से हमने थर्ड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में समझा था। और हमने यहाँ पे आज की क्लास में जो कंसेप्ट देखना था वो क्वेश्चन हम चेक करेंगे मिडल प्रोपोर्शन के ऊपर, ठीक है। तो मिडल प्रोपोर्शन में मैंने आपको समझाया था कि ये मिडल टर्म्स है। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट वेरिएबल है, ये दोनों सेकंड सेम है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये थर्ड वेरिएबल है, ठीक है। तो मिडल प्रोपोर्शन यहाँ पे दैट मीन मुझे b की वैल्यू बतानी है। तो b की वैल्यू अगर आपको बतानी होगी, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा। ये हमने पढ़ा भी था प्रीवियस क्लास में। कुछ इसके क्वेश्चन हम समझेंगे ताकि हमें ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया था। तो मीन प्रोपोर्शन हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको मध्यानुपाती कहते हैं। और द्वितीय अनुपाती भी यहाँ पे कहा जा सकता है कि सेकंड प्रोपोर्शन भी इसको कहा जा सकता है। तो सेकंड प्रोपोर्शन और आपका थर्ड प्रोपोर्शन मैंने कहा था ये आपका कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से बनाए जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से समझने की कोशिश करेंगे इसको। 6 and 24 फाइंड मीन प्रोपोर्शन। ये आपको कहा जाएगा कि आप मीन प्रोपोर्शन को यहाँ पे या मध्य अनुपाती को यहाँ पे फाइंड कीजिए। अब मैंने आपको ये समझाया था कि जहां पे आपको अगर दो वैल्यूज दे रखी होंगी तो आपने ये समझना है वो लॉजिक आपका कहां से बना होगा, वो लॉजिक आपका कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से बना होगा। इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मिडल टर्म, और मिडल टर्म यहाँ पे क्या होती है b, उसको फाइंड आउट करना है। तो सीक्वेंस वाइज अगर हम जाएंगे तो ये आपके पास a बनेगा और ये वाला c बनेगा, b नहीं बनेगा क्योंकि b हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश भी करूं तो आपको ये समझ आएगा कि हमें यहाँ पे मिडल टर्म से बनानी है, क्योंकि दो वैल्यूज दे रखी है, दैट मीन ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से लिया गया है, ठीक है। तो आपके पास c यहाँ पे दे रखा है 24। अब आप ये समझ सकते हैं कि मिडल टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई होगी और एक्सट्रीम टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास लॉजिक बनेगा यहाँ पे। आप देखिए 6 इंटू 24 किसके बराबर होगा, यहाँ पे b इंटू बी। और आपको b की वैल्यू निकालनी, देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर बन गया। अगर b की वैल्यू निकालनी होगी दैट मीन ये स्क्वायर का अपोजिट दूसरी साइड जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं 6 इंटू 24, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, देखिए क्या बना 144, और 144 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या बनेगा 12। आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट बनता है। अगर आपको फॉर्मूला आता तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे कि अच्छा जो वैल्यूज आपको गिवन होगी मिडल प्रोपोर्शन के केस में वो a और c होगी, तो आप सीधा यहाँ पे फिल कर सकते थे और इसका आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मीन प्रोपोर्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, मध्यानुपाती को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। ओके चलिए, अब एक सिंपल सा लॉजिक आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई रेशियो आपको दे रखा होगा a/b, और इसी के रेफरेंस में आपसे कुछ चीजें ये पूछ सकता है। देखिए पहली बात आपसे पूछ सकता है यहाँ पे इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। आप इसका आप डुप्लीकेट रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए। एक रेशियो आपको ऐसे गिवन होगा, उसका डुप्लीकेट रेशियो आपने निकालना है। हिंदी में इसको क्या कहेगा, हिंदी में इसको कहेगा वर्गानुपाती। कि आपको वर्गानुपात यहाँ पे निकालना है, वर्गानुपात यहाँ पे किसी रेशियो का निकालना है। तो डुप्लीकेट आपको हिंदी में देखिए समझ आ रहा है, वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर करना है। तो जब भी आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाएगा दैट मीन जो भी आपको रेशियो दे रखा है आपको उस रेशियो का यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो a/b का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर रेशियो b का स्क्वायर। और आप ये कह सकते हैं a अनुपात b का वर्गानुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे a का वर्ग अनुपात b का वर्ग। तो मुझे लगता है आपकी पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
ऐसे ही अगर आपसे A रेशो B का यहां पे आपसे पूछा जाए सब डुप्लीकेट रेशो, तो हिंदी में हम इसको कहेंगे आधा अनुपाती तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने उस रेशो का स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, या आप कह सकते हैं कि आपको वर्गमूल करना है। फिर आपसे हो सकता है कि आपसे पूछा जाए यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशो, तो ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होगा यहाँ पे तिहरा अनुपात, तो ए रेशो बी का ट्रिप्लीकेट रेशो, दैट मीन आपको यहाँ पे क्यूब करना है, ए का क्यूब रेशो बी का क्यूब, ए का घन और आप ये कह सकते हैं अनुपात बी का घन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए सब ट्रिप्लीकेट रेशो, तो आप इसको हिंदी में कहेंगे तिहाई अनुपात आपको निकालना है। तो तिहाई अनुपात जब आप यहाँ पे निकालने पे जाएंगे तो अब आपको ये चीजें समझ आ रही होगी कि ट्रिप्लीकेट में अगर आपने क्यूब किया है तो सब ट्रिप्लीकेट में आपको यहाँ पे क्यूब रूट करना होगा। इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हो सकता है कि आपसे सब डुप्लीकेट का क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि हो सकता है आपसे वहां पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, या हो सकता है आपको सब ट्रिप्लीकेट का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए तिहाई अनुपात फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, क्योंकि हो सकता है वहां पे आपसे क्यूब रूट पूछा होगा। हम इनके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपको ए अनुपात बी, ए रेशो बी 2:3 दे रखा था। अब ये बोला जाए कि इसका वर्गानुपात निकालिए आप, ठीक है, डुप्लीकेट रेशो निकालिए, तो आपने क्या करना था, 2 का स्क्वायर होना था और 3 का स्क्वायर होगा, तो क्या आंसर बनेगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 बनेगा और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 बनेगा। तो 2:3 के रेफरेंस में अगर आपसे वर्गानुपात पूछा होता तो आप कहते हैं उनका आप वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अच्छा, स्क्वायर रूट यहाँ पे अब आप देखिए स्क्वायर रूट कब आपको फाइंड आउट करना है, जब आपसे सब डुप्लीकेट पूछा होगा, आधा अनुपाती पूछा होगा, दैट मीन आप ये कहेंगे 2:3 का आधा अनुपाती या सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पे रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, अगर आपको इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाए, तिहरा अनुपात पूछा जाए, तो तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का क्यूब करते और यहाँ पे 3 का क्यूब करते और आपको आंसर ये मिलता कि इसका आंसर 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब आपके पास 27, 8:27 मिलता। अगर आपको इसका यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो तिहाई अनुपात पूछा होता तो आप इसका क्यूब रूट यहाँ पे लिखते कि क्यूब रूट ऑफ 2 यहाँ पे और क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये आपका आंसर होगा। तो इन चीजों को मैंने आपको विद एग्जांपल यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। कुछ इनके हम क्वेश्चन भी देखेंगे तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होगी। तो मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपसे एक रेशियो पूछा जा सकता है यहाँ पे कंपाउंड रेशियो, ये आपको फ्रैक्शन के कंसेप्ट में पूछा जा सकता है। तो कंपाउंड रेशियो और फ्रैक्शन का एक जैसा मतलब रहेगा, हिंदी में हम इसको कहते हैं मिश्रित अनुपात। आप निकालिए, तो किस तरह से आपको रेशियो दे रखा होगा, जैसे आपको ये दे रखा होगा A रेशियो B और यहाँ पे मान लीजिए C रेशियो D और यहाँ पे मान लीजिए E रेशियो F। मुझे इनका मिश्रित अनुपात या कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको ये पता है कि A रेशियो B को क्या लिखा जा सकता है, A/B, C रेशियो D को क्या लिखा जा सकता है, C/D, E रेशियो F को क्या लिखा जा सकता है, E/F। तो जब भी आपसे इनका कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप कंपाउंड रेशियो कैसे लिखेंगे कि देखिए जो ऊपर वाली टर्म है, रेशियो में ऊपर वाली टर्म को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और फ्रैक्शन में हम इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। तो आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर की अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर और नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मिश्रित रेशियो क्या बनेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं A/B इंटू यहाँ पे आपके पास C/D इंटू यहाँ पे E/F। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कैंसल नहीं होंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं A इंटू C इंटू E और यहाँ पे B इंटू D इंटू F। और ये आपने सिंप्लीकेशन में पढ़ा होगा कि न्यूमरेटर में आप जो भी वैल्यू है डिनोमिनेटर की किसी भी वैल्यू से कैंसिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मुझे ये बोला गया A रेशियो B 2:3 है, मुझे बोला गया B रेशियो C यहाँ पे 4:5 है और मुझे ये बोला गया
आपके पास यहाँ पे, या इसको चेंज करते हैं, b/c की जगह पे हम ये लिखते हैं c/d है, और यहाँ पे आपके पास e/f है, आपके पास 5 यहाँ पे 8 दे रखा है मान लीजिए। तो अब आपको यहाँ पे इनका कंपाउंड रेशियो या मिश्रित रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो आप ये कहेंगे इनका मिश्रित रेशियो क्या होगा कि 2/3, 2/3 आपका पहला रेशियो, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 4/5 आ गया और ये 5/8 आ गया। इनके कैंसिल करने पे जो एक सिंपल वैल्यू बचेगी वही आपका कंपाउंड रेशियो या मिश्रित रेशियो बनेगा। आप देखिए यहाँ पे 2 4 जा 8 होता है, 8 से हमने 8 कैंसिल कर दिया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, तो ऊपर 1 बचा है सब में, 1 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। अब ऊपर वालों के ऊपर से गुना तो 1 आ जाएगा, और नीचे वालों के नीचे से, तो इसका जो मिश्रित अनुपात आपके पास बनेगा वो 1 अनुपात यहाँ पे 3 या 1/3 आप ये कहेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कंपाउंड रेशियो को आप कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब कुछ यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए ध्यान देना ये कंसेप्ट समझने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि मैं एक रेशियो लेता हूँ यहाँ पे 2/3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। अब इसमें कंसेप्ट क्या समझना है आपने कि रेशियो की टर्म्स को अगर हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज नहीं होता है, या एक जैसे नंबर से आप डिवाइड करेंगे एंटीसीडेंट को भी कॉन्सिक्वेंट को भी, मतलब यहाँ पे अगर पद को भी पश्चिम पद को भी, या फ्रैक्शन में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हम कहेंगे कि न्यूमरेटर को भी या डिनोमिनेटर को भी अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए समझने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि रेशियो 2/3 था, तो मैं यहाँ पे भी 2 से गुना कर देता हूँ और नीचे भी 2 से गुना कर देता हूँ। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जब ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये कैंसिल हो सकते हैं, रेशियो वही रहेगा, या आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसको लिख दे रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/6, जिसको आप फिर से छोटा करने के बाद ये समझ सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में वो क्या रहेगा 2/3। तो इसका मतलब मुझे समझ आया कि रेशियो की टर्म्स को एंटीसीडेंट को भी और कॉन्सिक्वेंट को भी अगर हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। चलिए अभी हम देखते हैं कि एक जैसे नंबर से अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2 से, तो हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे 3/2, लेकिन ये हमने यहाँ पे सिंप्लीकेशन में पढ़ा था कि इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर बनता है। ये 2 कहाँ पे चला जाएगा ऊपर, अगर ये 2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इसका भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर भी 2 से डिवाइड करें नीचे भी 2 से डिवाइड करें तो आपके पास वो रेशियो का स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो ये 2 पॉइंट आपने यहाँ पे क्लियर रखने हैं कि रेशियो को अगर हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक जैसे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज नहीं होता है। चलिए तीसरा पॉइंट हम समझते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं कि देखिए अगर हम यहाँ पे सेम नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रेशियो का स्ट्रक्चर चेंज होता है। यही 2 स्ट्रक्चर रेशियो में वैलिड होते हैं और जिनका यूज हम अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे समझेंगे। अभी देखिए आप जैसे मान लीजिए एक जैसे नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं तो 2 + 2 क्या हो गया 4, 3 + 2 क्या हो गया 5। रेशियो आपका सेम नहीं है, रेशियो आपका चेंज हो गया। इन 2 में आपने देखा था कि रेशियो जो अनुपात था वो आपका सेम था, यहाँ पे रेशियो यहाँ पे सेम रहता है, ये आपने समझा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे। ऐड करने पे हम देख पा रहे हैं कि रेशियो का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये 2/3 नहीं बना। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है 2 - 2 और ये मान लीजिए 3 - 2, सेम नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब आप 2 की बजाय यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 माइनस करेंगे तो नीचे भी 4 माइनस करना है, एक जैसा होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 0 आ गया और 0/1, तो रेशियो आपका 2/3 नहीं आया, रेशियो का स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे तो कुछ पॉइंट मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की और ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आगे हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे कि रेशियो के स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से सेम नंबर से कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में सेम नंबर की करते हैं तो वहां पे स्ट्रक्चर आपका चेंज होगा।
तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका रेशियो रहेगा। देखिए नेक्स्ट आपका कंसेप्ट रहेगा रेशियो में, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है, ये चीजें आप सबने पढ़ी हों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुलोम अनुपात। और दूसरा आपके पास ये सब ने आपने पढ़ा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कह सकते हैं आप यहाँ पे, और इसको कहा जाता है प्रतिलोम अनुपात। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप एक चीज को बढ़ाते हैं तो उसके बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अगर आप एक चीज को यहाँ पे घटाते हैं तो उसको घटाने से दूसरी चीज भी घटेगी। कि जहां पे जैसा आप चेंज करेंगे वैसा ही चेंज आपको दूसरी साइड देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप चेंज करेंगे वही आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा आप डिस्टेंस चलेंगे। या डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने ज्यादा आप टाइम के लिए चलेंगे उतना ही ज्यादा आप वहां पे दूरी कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मान लीजिए मैं स्पीड वाला एग्जाम्पल लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि कोई पर्सन यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में चला, तो आपको होता है कि दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आपने देखा 20 की स्पीड थी, 20 गुना 2, तो आपको ये समझ आया कि 20 गुना 2 जो आपके पास डिस्टेंस बना वो डिस्टेंस बना 40 किलोमीटर। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अगर आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं, आपने स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर कर ली और टाइम वही रखा, तो 32 जा क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो इस तरह का रिलेशन, जहां पे आपने स्पीड को बढ़ाया तो स्पीड के बढ़ाने से आपके पास डिस्टेंस भी बढ़ गया। तो इस तरह के रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, अनुलोम यहाँ पे अनुपात कहा जाएगा। कि एक चीज को आप बढ़ाएंगे तो दूसरी साइड भी आपकी चीज बढ़ी हुई नजर आएगी, एक चीज को घटाएंगे तो दूसरी साइड भी आपको चीज घटी हुई नजर आएगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा होता है, अगर आपने दूरी चाल यहाँ पे इसके समय के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मान लीजिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई पर्सन है, जैसे उनको एक कांस्टेंट एक फिक्स डिस्टेंस चलने के लिए बोला जाता है। अगर आप स्पीड देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर की रखते हैं तो आपको पता है टाइम कितना लगेगा। अब टाइम कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने पे आता है, दूरी अपॉन गति। तो आप देखिए 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई पर्सन चल रहा होगा तो आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे। तो स्पीड यहाँ पे 20 थी, टाइम 3 घंटे लगे। अभी मैं स्पीड को बढ़ा देता हूं। जब मैंने स्पीड बढ़ाई यही डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो आपको यह समझ आ रहा है कि 60 किलोमीटर जब आपने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो आपको कितना टाइम लगा, 2 घंटे। तो इस तरह के रिलेशन को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। देखिए जब आप स्पीड आपके पास यहाँ पे कम है, एक साइड जब चीज कम है तो दूसरी साइड आपको चीज ज्यादा मिल रही है। जब आपने स्पीड को बढ़ाया तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम कम मिल रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक साइड जब आप यहाँ पे किसी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी साइड आपको क्वांटिटी यहाँ पे घटती हुई नजर आएगी। उल्टा यहाँ पे चलेगा, एक साइड बढ़ेगा तो दूसरी साइड घटेगा। तो मुझे लगता है आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट समझ आया होगा कि यहाँ पे जब हम एक साइड को बढ़ाते हैं तो दूसरी साइड भी बढ़ी हुई नजर आएगी, एक साइड को घटाते हैं तो दूसरी साइड भी घटी हुई नजर आएगी, और यहाँ पे उल्टा होगा। अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे दूसरी क्वांटिटी आपको यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे हम और कंसेप्ट यहाँ पे चेक करते हैं।
एक चीज आपने यहाँ पे रेशियो में ध्यान से समझनी है। जैसे देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना है जो मैं आपको लॉजिक अब समझाने वाला हूँ, क्या गलती यहाँ पे बच्चे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि ए बी सी के बीच में हम कोई चीज बांट रहे हैं और ये चीज हमें कहा गया 2:3:5 में इनको यहाँ पे 400 रुपए बांट दिए, या 400 कोई चीज थी, कुछ भी हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ये कहा जाएगा कि आप ये बताइए ए बी सी में से किसी एक का हिस्सा बता देगा, किसको कितना अमाउंट लेना। तो रेशियो हमने पढ़ा था कि रेशियो हमें पता था कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे कैंसिल करने के बाद आता है, मतलब इन सबको किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन वो कॉमन फैक्टर मुझे नहीं पता है। तो मैं उसको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए ये कहता हूँ कि वो कॉमन फैक्टर x था जो इन सब में से कैंसिल किया। तो मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि अगर इसके पास 2x होगा, इसके पास 3x होगा और इसके पास 5x होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों के पास क्या होगा, 2x + 3x + 5x, और ये कितने के बराबर है, 400 रुपीज। तो आप सम अप करेंगे 2 3 5 5 और 5 क्या हो गया 10x, 10x = आपका 400। तो यहां से x जो आपका कॉमन फैक्टर है वो आपको मिल जाएगा कि x जो कॉमन फैक्टर था वो आपके पास 40 रुपीज था। तो अब किसी की भी वैल्यू पूछी होगी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ वो कॉमन फैक्टर 40 था, तो 2 × 40 यहाँ पे 80 बनेगा, 3 × 40 यहाँ पे 120 बनेगा, 5 × 40 आपके पास 200 बनेगा। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन फैक्टर अटैच करते हैं। अब जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसके शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अब जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की वो ऐसे भी डायरेक्टली कह सकता है कि देखिए टोटल रेशियो में एक जैसा हिस्सा चलता है। अगर मैं हिस्सों की बात करूं, 2 हिस्से इसके पास हैं, 3 हिस्से उसी तरह के इसके पास हैं और 5 हिस्से इसके पास हैं, तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि टोटल कितने हिस्से थे, 10 हिस्सों में कितना आ रहा था 400। तो मैं ये कहूंगा एक हिस्से में क्या आएगा 400/10, तो एक हिस्से में क्या आएगा 40। तो फिर आप उस तरह से भी जा सकते थे कि एक हिस्से की वैल्यू 40 है तो 42 × 80 बनेगा, 3 × 40 120 बनेगा, 5 × 40 आपके पास यहाँ पे 200 बनेगा। तो मुझे लगता है आप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा। हो सकता है बुक्स में आपको इसको सॉल्व करने का एक तरीका ऐसे भी दे रखा होगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपसे ए का हिस्सा पूछा जाएगा तो यहाँ पे पहले क्या लिखा जाएगा, टोटल लिखा जाएगा, और जो ए का रेशियो में शेयर है वो लिखा जाएगा, ए का जो रेशियो है, और इधर टोटल रेशियो का सम जो भी ए बी सी के पास है उनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे, अनुपात करेंगे। तो देखिए टोटल क्या थी आपके पास कोई चीज, तो आप ये कहेंगे 400। ए का रेशियो में क्या शेयर था, ए का रेशियो में शेयर आप देख सकते हैं 2, टोटल कितना बनेगा 2 + 3 + 5। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो जो भी चीज आपको सही लगे आप उस बेसिस पे जाइए। तो आप कहेंगे 400, आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए ये सम अप करने पे 10 बनेगा, तो इसका मतलब क्या बना, बात वहीं पे आ गई कि 10 हिस्सों की वैल्यू 400 है, एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 40 है, तो इसके 2 हिस्से हैं तो 40 × 2 यहाँ पे 80। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट समझ आया होगा। जैसे भी आपको सही लगता है आप उस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बी का शेयर बताना था तो आप टोटल लिखते हैं, यहाँ पे जो बी का रेशियो है में शेयर है वो लिखते, और यहाँ पे टोटल रेशियो का आप सम कर देते, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, बी का शेयर आप देखिए कितना है, यहाँ पे पहले आप टोटल देखिए, बी का शेयर 3 था, यहाँ पे 10 आना था, बात वही आएगी कि एक हिस्से में 40 आता है, 3 हिस्सों में 120 आएगा। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट लेने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बनाया गया है और एग्जाम में आपकी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पुलिस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो आप चेक कीजिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए मैं इसी वैल्यू के ऊपर आपको क्वेश्चन बना के फ्रेम करता हूँ। देखिए क्या आएगा, जैसे आप ये देखिए, आप ये पता लग गया कि ये इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन फ्रेम करने वाला हूं। तो आप ये समझिए आपको वैल्यू क्लियर है कि ए की वैल्यू 80 है और बी की 120 है। अब ये क्या कहेगा, ऐसे कहेगा 2 नंबर ए और बी जिनका अनुपात, जिनका रेशियो 2:3 है, उनका प्रोडक्ट, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट। तो आपको देखो वैल्यू पता है, मैं आपको यहाँ पे कि यहीं से मैं क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आपको पता है 12 8 क्या होता है 96 और 2 0 लग जाएंगी। दैट मीन ये दे रखा है कि 2 नंबर हैं, आपको इस तरह से फ्रेम कर रखा है ये क्वेश्चन कि 2 नंबर हैं जो 2:3 में, आपको पता है यही मैंने वैल्यूज लिए, और उनका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बोला गया 9600 उनका प्रोडक्ट बोला गया।
अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे, अब जो बच्चा, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि 10 सीधा ऐसे कहेंगे 400, जो इस तरह से बच्चा जाता है वो शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे गलती कर लेता है अगर उसने क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा। मैं आपको समझाऊंगा कैसे गलती करेगा। देखिए रेशियो में जब जाते हैं तो देखिए अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आप गलती करने से बचेंगे। देखिए कैसे, हमने बेसिक से समझा था कि भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर होता है, अगर ये 2x होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा 3x, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू क्या हो जाएगा 3x और ये 9600 के बराबर हो जाएगा। 2 3 क्या होगा 6 और ये बन जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर। लेकिन 6x स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी, 6x स्क्वायर की वैल्यू बनेगी आपके पास 9600। आपने कैंसिल किया, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसको, 6x स्क्वायर आपके पास 9600 बना, तो x स्क्वायर क्या बनेगा 6 से कैंसिल करेंगे तो आपको ये समझ आ रहा है कि 16 6 या 96 होता है, आप ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा। और जब आप x को फाइंड आउट करने जाएंगे तो आप 1600 का स्क्वायर रूट करेंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ब्रेक करके भी इन चीजों को समझ सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 100 का होता है 10, 4 10 जा आपके पास x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 40। तो इस तरह से फिर आपको ये पता लगेगा कि ये नंबर 2 इंटू 40 क्या होता है 80 और ये 3 इंटू 40 ये नंबर क्या हो गया 120। तो मुझे लगता है बेसिक से आप जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट करेंगे। अब जो बच्चा फास्टली करने के चक्कर में जाता है, देखिए बच्चे कैसे गलती करते हैं क्वेश्चन में, अब ध्यान से समझना आपने। a रेशो b आपको दे रखा है, क्या यहाँ पे a रेशो b आपको 2 रेशो 3 दे रखा है। अब आपको बोल रखा था कि a और b का प्रोडक्ट यहाँ पे 9600। बच्चा जल्दी जल्दी के चक्कर में इनकी गुना करता है, 2 गुना 3 क्या करता है 6, 2 गुना 3 6 करता है और 6 हिस्से फिर कहने लग जाता है 9600 और एक हिस्सा फिर इसी हिसाब से आएगा 9600 बटे 6 और फिर 1600 बनेगा और फिर यहाँ पे कहेगा कि ये तो 3200 बन गया और ये 4800 बन गया, क्योंकि एक हिस्से में 1600 आ रहा है। तो ये टोटली गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई सम नहीं हो रहा है। सम के केस में आपके पास 2x प्लस 3x करने पे वो 5x ही रहता है, वो कॉमन फैक्टर वैसा ही रहता है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो उस कॉमन फैक्टर का स्क्वायर हो जाता है, ये ध्यान देना। अगर आप शॉर्टकट से भी जाना चाहते हैं तो आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप 6 हिस्से कहते तो आप ये कहते हैं एक हिस्सा जो आएगा आपको कट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है। अगर आपने 2 नंबर का यहाँ पे प्रोडक्ट किया तो आप ये कहेंगे एक हिस्से में 1600 नहीं आएगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट था। अगर आपने इसका शॉर्टकट बनाना भी है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अगर 3 नंबर का प्रोडक्ट होता तो पहले जो आपके पास मान लीजिए ये आता 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30, 30 हिस्सों में आप कट कर देते। तो कट करने के बाद जो एक हिस्सा आता वो आपकी सही वैल्यू नहीं होती, आपको उसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2x 3x इंटू 5x बनेगा, तो जो भी कट करने के बाद आएगा वो एक्चुअल में x क्यूब की वैल्यू होगी। तो ये कंसेप्ट है जहां पे बच्चे गलती करते हैं। तो मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किया, आप इसमें यहाँ पे इस चीज को समझिए कि जब भी आपको करना है या तो आप पहले बेसिक से कीजिए फिर अपना यहाँ पे शॉर्टकट बनाइए। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन इन कंसेप्ट के ऊपर देख लेते हैं। जितना मैंने आपको आज समझाया है उनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका लॉजिक और यहाँ पे क्लियर हो। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 2:3, 6:11 या 6:11 एंड तथा 11:2, 11:2। तो इनका मुझे कंपाउंड रेशो या मिश्रित अनुपात निकालने के लिए बोला गया है। कंपाउंड रेशो निकालना, तो मैंने आपको कंपाउंड रेशो समझाया है कि कंपाउंड रेशो को कैसे किया जाता है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से गुना, मतलब एंटीसीडेंट पहले वालों की पहले से गुना, अगर पद की अगर पद से, पश्चात पद की पश्चात पद से, एंटीसीडेंट की एंटीसीडेंट से एंड कॉन्सिक्वेंट की कॉन्सिक्वेंट से। तो क्या बन जाएगा, आप ऐसा लिखिए रेशो 2/3। अगला रेशो क्या है 6/11 और यहाँ पे 11/2। ठीक है, कैंसिल जो हो सकते हैं हम कैंसिल करेंगे। 2 से कैंसिल किया, इधर 3 आ गया, 3 से इधर कैंसिल किया, तो ऊपर जस्ट मेरे पास 2 बचा और बाकी जगह पे 1 आ गया। तो इसका जो मिश्रित अनुपात बनेगा वो 2:1, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9 and 25 फाइंड मीन प्रोपोर्शन।
मीन प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पे, मध्यानुपाती हिंदी में कहते हैं, मध्यानुपाती इसको कहेंगे, या द्वितीय अनुपाती भी कहेंगे। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर है कि जब मुझे दो वैल्यूज दे रखी होती हैं तो जो लॉजिक यहाँ पे पूछा जाता है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से पूछा जाता है। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी पूछा जाता है तो मिडल टर्म सेम होती है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि मुझे बी को फाइंड आउट करना है, और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये मैंने आपको समझाया, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो इसका मतलब मुझे बी फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू ए बनेगी और ये वैल्यू यहाँ पे सी बनेगी। अब मैंने आपको इनका शॉर्टकट बताया है कि यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली बी निकालना है तो जो भी ये दो वैल्यूज दे रखी होगी आप उनका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो आप देखिए 9 का हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको चीजें सर्ट्स इंडाइसिस में पढ़ाई है कि हम सेपरेट कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 3 5 का क्या होता है 15। तो इसका जो सही आंसर है 15, कि देखिए यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे भी 15 आएगा, और ये तो 9 गुना 25 भी 225 होता है और 15 का स्क्वायर भी 225 होता है। तो इस तरह से आप या आप डायरेक्टली भी यहाँ पे 2 to 5 लिखते हैं और उसका स्क्वायर रूट करते हैं, तब भी आपका आंसर यहाँ पे 15 आता है। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक डेसिमल के रेफरेंस में ले लेता हूँ। तो डेसिमल में आपको उलझाया जा सकता है, इसलिए आपने इन चीजों का खास ध्यान देना। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे 0.04 और 0.09। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन फाइंड कीजिए, मध्यानुपाती फाइंड कीजिए। तो आपको अब ये क्लियर होगा कि मीन प्रोपोर्शन का मतलब है बी फाइंड करना है, तो ये ए होगा, ये सी है। अब आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लियर होगा कि मुझे इनका स्क्वायर रूट करना है 0.04 और 0.09। तो मैं सेपरेटली भी इनका स्क्वायर रूट कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो डेसिमल अगर जितने नंबर है, यहाँ पे 2 हैं तो एक ही बचेगा। 0.04 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0.2 होगा। 0.09 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0.3 होगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऐड हो जाता है, एक दशमलव इधर एक इधर, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो 0.06 बनेगा। अगर आपको ये बात समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको। कैसे, 0.04 का मतलब होता है 4 बाई यहाँ पे 100, और ये इसका मतलब है यहाँ पे 9 बाई 100। तो आपको ये समझ आ रहा है, ऊपर वालों के ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 36, और नीचे यहाँ पे 100 का स्क्वायर है 100 इंटू 100। तो आपको पता है 36 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 6, और ये 100 का स्क्वायर है, एक जैसे दो नंबर आ जाते हैं। आप इसको भी ऐसे समझ सकते थे, देखिए 36 का मतलब 6 इंटू 6। तो एक नंबर जब दो एक जैसे नंबर स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनमें से एक ही बार आएगा 6, और नीचे से क्या आएगा 100, और नीचे जब दो जीरो होती हैं तो ऊपर दो डेसिमल प्लेस बनेंगे। तो यहाँ पे तो ऊपर एक ही नंबर है, इसका मुझे आगे जीरो लगानी पड़ेगी, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ओके, चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। आज की क्लास के हम लास्ट 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। आप ये क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 1.3 रेशो 45 प्रोपोर्शन 75, और ये रेशो x की पावर 1.3। तो आपने ये चीज पढ़ी है, हमने रेशो में पढ़ा है कि एक्सट्रीम टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है और मिडल टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है। या आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाएं तो x की पावर 1.3 डिवाइडेड बाय 45 और 75, और यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 7 होगा, 7 यहाँ पे आप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है, पहले और चौथे की गुना होती है दूसरे और तीसरे की। तो ये क्या बना है यहाँ पे x की पावर 1.3 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 1.7, और यहाँ पे किसके बराबर बनेगा 45 इंटू 75। तो आपने ये सर्ट्स इंडाइसिस में पढ़ा है कि जब इनका
बेस सेम होता है तो पावर एडअप हो जाती है, तो ये क्या बनेगा 1.3 और यहाँ पे प्लस 1.7, तो जिसका मतलब आप ऐड करेंगे 13 और 17 क्या होता है 30, तो x की पावर यहाँ पे 3.0 बनेगा, जिसको हम x की पावर 3 कह सकते हैं, और ये 45 इंटू आपके पास क्या बनेगा 75। तो अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए ये क्यूब है, दूसरी साइड जाएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा क्यूब रूट, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 45 इंटू 75। अब देखिए आपको पता है कि जब आपको क्यूब रूट करना है तो एक जैसे नंबर यहाँ पे आपके पास 3 एक जैसे नंबर बनते हैं, ठीक है। तो हम ये ट्राई करेंगे, अगर उस तरह से अगर बन पाता है तो आप देखिए 15 के टेबल में आते हैं, ये 15 गुना 3 है, ये 15 गुना 5 है, और इसको भी आप देखेंगे तो 3 5 क्या बन जाएगा 15, आपके पास इस तरह से आ गया 15 इंटू, देखिए 3 5 क्या बन गया 15 इंटू 15। तो 3 एक जैसे नंबर जब क्यूब रूट में आते हैं तो उनसे एक ही नंबर बाहर आ पाएगा, दैट मीन इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 45। और अगर आप इसका प्रोडक्ट भी करते तो देखिए x का क्यूब आपके पास क्या बनता 3375 बनता, और फिर आप यहाँ पे क्यूब रूट वाले कंसेप्ट पे जाते हैं। तो क्यूब रूट हमने पढ़ा कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 ही आएगा, ये कौन से क्यूब के बीच में लाई करें, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, तो हम प्रीवियस नंबर को प्रेफर करते हैं, तो आप इस कंसेप्ट से भी यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा है, √2 रेशो 1 प्लस यहाँ पे √3 प्रोपोर्शन √6 रेशो x, मतलब आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी। तो आप इसको स्ट्रक्चर में देखें तो आपको पता है वैसे इनकी गुना होगी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो √2 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस क्या बन गया √3 इक्वल टू यहाँ पे √6 डिवाइडेड बाय क्या बन गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा √2 इंटू एक्स होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होती है, इसके बाहर 1 है तो ये जो x मल्टीप्लाई करा, लेकिन 1 हम नहीं लिखते हैं, x 1 को मल्टीप्लाई करा तो ये इस तरह से बना √2x। मुझे लगता है आपको बात समझ आई होगी। इस साइड देखते हैं √6, इसके बाद भी 1 लगा तो √6 इंटू 1 आपके पास क्या हो जाएगा √6 बन जाएगा यहाँ पे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √6 इंटू √3 एक जैसा ऑर्डर है, ये मैंने आपको सर्च इंडेक्स में पढ़ाया है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 6 की पावर 1/2 है और 3 की पावर 1/2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि सेम पावर है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये √6 ही रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट आपके पास 6 3 क्या होता है 18 बनेगा। x की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखिए √2 दूसरी साइड जाएगा तो √6 प्लस √18 को √2 डिवाइड करेगा। अब आपने पढ़ा है कि अगर मैं आपको कहूँ 4 जमा 6 10 होता है, 10/2 5 होता है, तो ये 4 को भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा और यहाँ पे 3, तब आपका आंसर 5 आएगा। सेम वैसे ही करेंगे हम। √6 कैसे बनता है, अगर मैं आपको समझाने के लिए लिखूं, √6 बनता है √2 इंटू √3 से। ऐसे भी नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिखिए √6 कैसे बनता है, आप ऐसे समझ सकते हैं √2 इंटू √3 करने से √6 बना। मैं सेपरेट कर रहा हूं, इसी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये √2 से, जिसको आता है वो डायरेक्टली डिवाइड कर सकता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आ रहा उनको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। √18 को आप क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √9 ऐसे, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे √2। तो देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 से रूट कैंसिल हो गया, √3 वैसा ही रहेगा, और आपको होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, नीचे 1 1 है तो कोई लिखने का फायदा नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3। तो इसका जो आंसर होगा 3 प्लस √3 या √3 प्लस 3, आप कैसे भी इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, जिनको समझ है ये कंसेप्ट वो डायरेक्टली कैंसिल करते कि भाई 6 है √2 है सेम ऑर्डर है, तो सीधा यहाँ पे √3 बचता, √2 से डिवाइड करेंगे √18 को तो √9 बचता, और √9 का मतलब आपको बताएं यहाँ पे क्या बन जाता 3 बनता। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो के कुछ और कंसेप्ट देखेंगे। चलिए, थैंक यू।